हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आई एम योर फैकल्टी डॉक्टर आरती और हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। न्यूनेटोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक न्यूनेटोलॉजी में है फीडिंग इन लो बर्थ वेट बेबीज एंड नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। तो फीडिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कोई भी बच्चा जो कम वजन का पैदा होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसकी पूरी मैनेजमेंट का है फीडिंग। एंड आप लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज आपकी सही फीडिंग देने से उस बच्चे की जो ग्रोथ है, उसका विकास है, सही रूप से होगा। और इसी की एक कॉम्प्लिकेशन है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जीआई ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की। शुरुआत करते हुए फीडिंग से, तो सबसे पहले हम फीडिंग में देखते हैं कि अगर बच्चा लेस देन 28 वीक्स का पैदा हुआ है तो क्या हम उसे डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग पे डाल देंगे। लेस देन 28 वीक्स का बच्चा है, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा कि ये बच्चा? नहीं, ये बच्चा डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी इस बच्चे में सकलिंग रिफ्लेक्सेस नहीं आए हैं। सकिंग रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट एंड ब्रीदिंग और स्वॉलोइंग में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बच्चा ब्रीदिंग हम लोग नहीं कर पाते, पर बच्चा दूध पीते पीते मुंह के अंदर ब्रीदिंग कर पाता है कोऑर्डिनेट। बट लेस देन 28 वीकर बच्चे में ये कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता, एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग एंड सकिंग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता। तो अगर ऐसे बच्चे को हम डायरेक्ट ब्रेस्ट पे लगा देंगे, सकिंग स्वॉलोइंग कोऑर्डिनेशन बच्चे के अंदर जो एब्सेंट होता है, अगर इस बच्चे को हम डायरेक्टली ब्रेस्ट पे लगा देंगे तो बच्चा एस्पिरेट कर लेगा, बच्चा दूध उसकी लंग्स में चला जाएगा एंड कॉम्प्लिकेशंस आएंगी एंड द चाइल्ड कैन इवन डाई बिकॉज ऑफ इट। तो लेस देन 28 वीक्स के बच्चे को कभी भी डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड पे हम नहीं लगाते। तो क्या देते हैं ऐसे बच्चों को? इन बच्चों को जो लेस देन 28 वीकर होता है, हम उन्हें देते हैं आईवी फ्लूइड्स। इसे और क्या बोलते हैं? TPN, टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन। टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन, पैरेंट्रल यानी सारा आईवी लाइन के थ्रू जा रहा है, एंट्रल यानी इंटेस्टाइन में, मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू सीधा पेट में जा रहा है, उसे बोलते हैं एंट्रल न्यूट्रिशन। और जो सिर्फ आईवी फ्लूइड्स के थ्रू सारा न्यूट्रिशन जाता है उसे बोलते हैं टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन। तो अब इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट 48 आवर्स में जो हमारा फ्लूइड हम इन बच्चों को देते हैं, दैट इज 10% डेक्सट्रोज। 10% डेक्सट्रोज, ये भी क्वेश्चन आया है। फर्स्ट 48 आवर्स में इन बच्चों को हम देंगे 10% डेक्सट्रोज। एंड नेक्स्ट फ्लूइड जो हम चेंज करेंगे आफ्टर 48 आवर्स, दैट वुड बी आइसोलाइट पी। आफ्टर 48 आवर्स द फ्लूइड विल बी आइसोलाइट पी एंड इसकी जो शुगर स्ट्रेंथ होगी, डेक्सट्रोज क्वांटिटी होगी, दैट वुड डिपेंड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द चाइल्ड। आइसोलाइट पी। तो पहले 48 आवर्स में हम दे रहे हैं डेक्सट्रोज 10% एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में हम देंगे आइसोलाइट पी। उसके बाद जितना भी बच्चे का चलेगा आइसोलाइट पी। स्टार्ट कैसे करते हैं? आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं तो कितना आईवी फ्लूइड्स देंगे? तो इनिशियल वी स्टार्ट विथ बताइए 60 to 80 ml per kg per 24 आवर्स। तो सपोजिंगली बच्चा पैदा हुआ है आपका 1000 ग्राम का, ठीक है। अगर बच्चे का वजन है 1000 ग्राम यानी 1 kg, तो हमें टोटल देना है 60 to 80। तो समवेयर वील गिव 70 ml आईवी फ्लूइड्स इन टोटल 24 आवर्स। ये कम नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है, तो छोटे बच्चों में कम कम मात्रा में चलता है फ्लूइड, तो उसे याद रखेंगे। ग्रेजुअली हम इसे इंक्रीज करेंगे 10 to 20 ml पर kg पर डे से। हर दिन थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बढ़ाते रहेंगे बच्चे का एंड अल्टीमेटली मेंटेन करेंगे एट 150 ml पर kg पर डे। ठीक है, मेंटेन करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे बाय 10 to 20 ml पर kg पर डे और मेंटेन करेंगे
at 150 ml per kg per day। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना फ्लूइड देना है, स्टार्टिंग फ्लूइड क्या है, कौन सा फ्लूइड देना है, लेस देन 28 में ब्रेस्ट फीडिंग देंगे या नहीं, तो ये याद रखेंगे। अब ग्रेजुअली बच्चा इंक्रीज हो रहा है, उसका धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ रही है, तो आ जाते हैं 29 to 31 वीक्स पे। इस उम्र पे बच्चे का हम क्या करेंगे? तो इस उम्र पे बच्चे को हम ग्रेजुअली फीड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑलरेडी बच्चा आईवी फ्लूइड्स पे है, तो बच्चे को हम ग्रेजुअली फीड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। सकलिंग बर्स्ट आने लगते हैं बच्चे में। पहले टोटल सकलिंग एब्सेंट होती है, अब हल्के हल्के सकिंग बर्स्ट आने लगते हैं। धीरे 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 बच्चा सकिंग की तरफ बढ़ रहा है। प्लस कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगती है बच्चे की स्वॉलोइंग और ब्रीदिंग की कोऑर्डिनेशन। तो अब इस स्टेज पे हम बच्चे को, आप जो देख सकते हैं क्या है ये एनजी ट्यूब है, ठीक है। एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब क्या होती है? जो हम नाक के थ्रू ट्यूब डालते हैं बच्चे के पेट में, नाक के थ्रू बच्चे के पेट में ट्यूब डालते हैं, उसे एनजी ट्यूब बोलते हैं। जो मुंह के थ्रू बच्चे के पेट में डालते हैं उसे ओजी ट्यूब बोलते हैं। तो एनजी इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक के थ्रू पेट में जा रही है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओजी ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इस उम्र पे हम बच्चे की फीडिंग नेजोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीड देंगे बच्चे को व्हेन द चाइल्ड इज 29 to 31 वीक्स। और ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आज बच्चा 29 वीक का है तुरंत आईवी फ्लूइड बंद किया और फीडिंग शुरू कर दी, सीधा फुल फीड्स दे दी हमने ओजी ट्यूब से, एनजी ट्यूब से, नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। पर जब भी हम ये फीड स्टार्ट कर दी हमने बच्चे में, हर फीड से पहले वी चेक कि रेजिडुअल क्या है। इफ रेजिडुअल मिल्क जो हमारा एनजी ट्यूब से आ रहा है इज मोर देन 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी अगर हमने 10 ml दिया है और 2.5 ml मिल्क हर बार, हर 2-2 घंटे में हम देते हैं, तो हर बार हम चेक करते हैं। अगर हमने 10 ml दिया है और 2.5 ml मिल्क हमारा वापस आ गया सिरिंज में, तो हम फीड स्टॉप करते हैं या मॉनिटर करते हैं। और यहीं पे अगर बच्चे का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है या फिर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, तो भी हम वापस अपने आईवी फ्लूइड्स पे स्विच हो जाते हैं या फीड डिक्रीज कर देते हैं, आईवी फ्लूइड्स बढ़ा देते हैं। तो ये दो चीज़ों में, जब हम आईवी फ्लूइड से धीरे धीरे मिल्क पे आए हैं, अगर इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो रहा है कि फीड्स वापस आ रही है मोर देन 25% या फिर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कर रहा है, तो फिर से हम फीड्स डिक्रीज करके आईवी फ्लूइड्स इंक्रीज कर देंगे। तो ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम आते हैं, बच्चा और बड़ा हो गया, 29 to 31 वीक का था, अब बच्चा हो गया है 32 to 34 वीक्स का। तो इस समय पे क्या करेंगे? इस समय पे जो बच्चा होता है उसकी सकिंग मैच्योर हो जाती है, ठीक है, सकलिंग रिफ्लेक्सेस मैच्योर, प्लस जो कोऑर्डिनेशन होती है वो और इंक्रीज हो जाती है, फर्दर इंक्रीज इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ swallowing एंड ब्रीदिंग, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाती है swallowing और ब्रीदिंग की फर्दर। तो अब इस बच्चे को हम फीडिंग जो देते हैं वो 2 मेथड से दे सकते हैं, या तो हम कटोरी स्पून से दे सकते हैं, कटोरी स्पून से, या ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है कटोरी सी शेप का है, आगे लंबी सी चोंच है, इसे पैलाडाई बोलते हैं। तो हम फीडिंग स्टार्ट करेंगे बच्चे की ईदर पैलाडाई या फिर वील गिव हिम कटोरी स्पून फीडिंग, ठीक है। तो ये हमारी हो गई जब बच्चा 32 to 34 वीक्स का हो गया है, तो वील स्टार्ट पैलाडाई फीडिंग या कटोरी स्पून फीडिंग। यहीं पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, आगे हम देखेंगे कि किस उम्र के बच्चों को पैलाडाई फीडिंग देते हैं, तो उसमें आंसर था 33 वीक्स। सो दिस इज पैलाडाई एंड वी स्टार्ट विथ पैलाडाई इन कटोरी फीडिंग। सिमिलरली हमने फीडिंग स्टार्ट करी,
बच्चे की अगेन एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है या बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, तो हम पिछले वाले मेथड पे चले जाएंगे, हम ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक पे चले जाएंगे। ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम और पीछे चले जाते हैं, आईवी फ्लूइड्स पे चले जाते हैं। सो 32 to 34 वीक्स के बच्चे को हम कटोरी स्पून या पैलाडाई फीडिंग देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि बच्चा और बड़ा हो गया, मोर देन 32 वीकर बेबी 34 वीक्स का है, द चाइल्ड इज मोर देन 34 वीक्स, अगर पैदा भी हुआ है, लो बर्थ वेट भी है, लो बर्थ वेट यानी लेस देन 2.5 kg का बच्चा है, बट उसका उम्र ठीक है, उसका जेस्टेशनल एज ठीक है, बच्चे का वेट इज 2.2 kg, लो बर्थ वेट है, बट 35 वीक्स का है बच्चा, सो वी डायरेक्टली गिव ब्रेस्ट फीडिंग। So we directly give breastfeeding. Okay, this is how the chart goes कि कैसे कैसे करना है। अगर हम इसे सिंपल एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो लेस देन 28 वीक का जो बच्चा है उसे हमने दिए हैं आईवी फ्लूइड्स, जिसे हम बोलते हैं TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। और आगे बढ़े 29 to 31 वीक का बच्चा है, सो वी स्टार्टेड विद NG और OG फीड्स। और आगे बढ़े अगर बच्चा 32 to 34 वीक का है, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, फुल पेरेंटल सपोर्ट, बच्चे के माँ बाप का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है, डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, क्योंकि बच्चा जितना कम प्रीटर्म होगा, जितने कम वीक्स का होगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है हमने NG-OG फुल फीड्स पे आ गए बट बच्चे की एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लग गई, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पेरेंट्स को एक्सप्लेन करके रखेंगे। 32 to 34 वीक्स पे वील स्टार्ट पैलाडाई और कटोरी स्पून फीडिंग। नेक्स्ट जब बच्चा 34 वीक्स से ऊपर का है तो वील गिव हिम ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, सो दिस इज द सिंपल चार्ट हाउ टू गो ऑन विद द फीडिंग इन अ लो बर्थ वेट बेबी। अब 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो जान लेते हैं। फर्स्ट इज NNS। व्हाट इज NNS? NNS is non-nutritive sucking. NNS is non-nutritive sucking. कोई भी बच्चा है जो लेस देन 34 वीक का है तो उसे हम डिफरेंट मेथड से फीडिंग दे रहे हैं, बट दिन में 1 मिनट, 2 मिनट, 2-3 बार वील पुट द चाइल्ड ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 1-1, 2-2 मिनट के लिए फीड कराने से पहले हम उस बच्चे को माँ की छाती पे लगाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? एक फ़ायदा होता है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मदर, मिल्क इन द मदर। सेकेंड क्या होता है? फर्स्ट फ़ायदा होता है इंक्रीज प्रोडक्शन हो गई। सेकेंड फ़ायदा क्या होता है? इंक्रीजेस बॉन्डिंग विद द मदर, बॉन्डिंग इंक्रीज होती है बच्चे की। थर्ड फायदा क्या होता है? इट इंक्रीजेस द डेवलपमेंट ऑफ सक्लिंग रिफ्लेक्सेस, तो ये इसके रिफ्लेक्सेस हेल्प करता है डेवलप करने में। ठीक है, डेवलप सक्लिंग रिफ्लेक्सेस, तो ये हमारा बहुत ज़रूरी है। हम मदर को हमेशा, अगर बच्चे को हम OG ट्यूब, NG ट्यूब से भी फीडिंग दे रहे हैं, देन ऑल्सो वी ऑलवेज प्रेफर कि मदर हमारे पास आए और मदर बच्चे के साथ बैठे, क्लीन हैंड से बच्चे को सहलाए थोड़ा सा। जब बच्चे के सकिंग बर्स्ट आ रहे हैं तब 1-1, 2-2 मिनट के लिए बच्चे को छाती पे लगाएं, क्योंकि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। अगर हम बिल्कुल मदर को, बच्चे को छूने नहीं देंगे, 1-1, 2-2 मिनट के लिए छाती पे नहीं लगाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मदर का मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग आनी कम हो जाएगी। देन बच्चे को हमें टॉप फीड्स देनी पड़ेगी, विच अगेन इज प्रॉब्लमैटिक टू द चाइल्ड। ठीक है, तो इट इज नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग, पुटिंग द बेबी टू लेस देन 34 वीक्स वाले बेबीज को स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए वी गिव ब्रेस्ट फीडिंग। उससे बच्चे को मिल्क नहीं मिल रहा है, बच्चे को नॉन न्यूट्रिटिव इसलिए बोला है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मिल्क नहीं मिल रहा है, बट बच्चा माँ की छाती को बस चूस रहा है 1-1, 2-2 मिनट के लिए, तो उसे बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मेन। मेन क्या होता है? मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन। क्या होता है? मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन। इसका दूसरा नाम है ट्रॉपिक फीड्स। इसे ट्रॉपिक फीड्स या मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन, मिनिमल का मतलब हो गया बहुत कम, बिल्कुल मिनिमल।
तो जब बच्चा आईवी फ्लूइड्स पे होता है, ये हमने पहले भी बात करी थी कि जब बच्चा आईवी फ्लूइड्स पे होता है तो तुरंत हम फुल फीड नहीं स्टार्ट कर देते, या बच्चा जब ओजी फीड पे ले रहा होता है तो तुरंत हम कटोरी से स्टार्ट नहीं करते। तो जब बच्चा आईवी फ्लूइड्स पे है, हम बहुत स्मॉल अमाउंट मिल्क से 5 to 10 ml ईच टाइम, हर 2-3 घंटे में हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा मिल्क उसके गट में फुल आईवी फ्लूइड्स भी चल रहे हैं, उसमें से मिल्क हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हर 2-4 घंटे में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क हम उसकी ओजी या एनजी ट्यूब से देते हैं बच्चे को। तो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन्स, डेवलप होती हैं इंटेस्टाइन, इससे इंटेस्टाइन गट फ्लोरा डेवलप होता है। तो इसे बोलते हैं मिनिमल एंट्रल फीडिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना बच्चा विल एंड अप इन नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो मिनिमल एंट्रल फीडिंग, छोटे अमाउंट ऑफ फीड। तो ये जो हम अब करंट पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एनजी ट्यूब ओजी ट्यूब बच्चे को लगी हुई है और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भी दे रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनएनएस, नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग। ऑलरेडी द चाइल्ड इज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, द चाइल्ड इज ऑन ट्यूब फीडिंग, बट हम बीच बीच में बच्चे को 1-1 मिनट 2-2 मिनट के लिए फीड्स पे लगा रहे हैं। सो दिस इज नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इन द न्यूबॉर्न्स। हम बोलते हैं हमेशा हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ओनली मदर्स मिल्क एक्सेप्ट एनी मेडिकेशन दैट हैज बीन एडवाइज टू द चाइल्ड। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, ऑल न्यूबॉर्न्स, जितने भी न्यूबॉर्न्स हैं, all newborns are given vitamin D. All newborns are given vitamin D 400 IU per day till 1 year of age. Till 1 year of age. ये हमें याद रखना है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। सब न्यूबॉर्न्स को देते हैं। तो क्या अगर हम किसी बच्चे को विटामिन डी दे रहे हैं विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, तो इज दिस ओके, या फिर दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? तो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट से अगर कोई बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हुआ है, यानी 1500 एक्सट्रीमली और वेरी लो बर्थ वेट नहीं हम कंसिडर कर रहे, सिर्फ लो बर्थ वेट बेबी है, 1500 to 2499 ग्राम्स का बच्चा है, तो उसे विटामिन डी तो देंगे ही, साथ में सेम डोज में देंगे विटामिन डी, साथ में हम उसे आयरन देंगे। द डोज ऑफ आयरन वुड बी 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और हम इसे कब स्टार्ट करेंगे? एट 6 to 8 वीक्स, और कंटिन्यू कब करेंगे? टिल 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की उम्र तक। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या है शुरू में। और सब बच्चों को विटामिन डी देंगे, जो 1500 से 2500 ग्राम से तक के बच्चे हैं उन्हें विटामिन डी के साथ साथ आयरन भी देंगे। 6 से 8 हफ्ते पे शुरू करेंगे और उसे 1 साल तक देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बच्चा लेस देन 1500 ग्राम्स का है उसे क्या देंगे। विटामिन डी तो उसे भी देंगे, ठीक है, साथ में आयरन भी देंगे, डोज भी सेम रहेगा, बट स्टार्ट करेंगे एट 4 to 8 वीक्स एंड टिल 1 ईयर देंगे। डोज वुड बी सेम, क्या डोज बताया था मैंने? 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। एक इसमें हमारा एक नया टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं HMF। अगर किसी ने भी NICU में काम किया हुआ है तो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं HMF, इसे बोलते हैं ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रीटर्म बेबीज, प्रीटर्म मिल्क में नहीं होते हैं, प्रीटर्म बेबीज को रिक्वायर्ड होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर। तो इसे हम, कोई भी बच्चा जो लेस देन 1500 ग्राम्स का है, तो ये जो फोर्टिफायर्स हैं ये हम 40 वीक्स तक देंगे, टिल 40 वीक्स। छोटा सा पैकेट होता है, तो 1 पैकेट इन एवरी 50 ml ऑफ मिल्क। सो अकॉर्डिंगली वील जज, अगर हम बच्चे को 25 ml दे रहे हैं तो आधा पैकेट डालेंगे, और कम दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ये फोर्टिफायर्स डालेंगे, तो 40 हफ्ते तक डालेंगे। दे ऑलरेडी कंटेन विटामिन डी, सो दिस विटामिन डी इज स्टार्टेड आफ्टर HMF, ठीक है। जब HMF बंद कर देंगे तब ये विटामिन डी स्टार्ट करेंगे, क्यों? HMF में ऑलरेडी विटामिन डी होता है। तो हमने न्यू टर्म्स पढ़ी है HMF, ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर।
तो 3 न्यू टर्म्स, NNS नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग, MEN मिनिमल एंट्रल फीड्स, मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन जिसे ट्रॉपिक फीड्स भी बोलते हैं, एंड HMF ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर। तो फीडिंग का टॉपिक खत्म हुआ। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एट व्हाट जेस्टेशनल एज दिस आइटम इज यूज। तो हमें पता है इसे हम पैलाडाई बोलते हैं, एंड इट इज यूज बिटवीन 32 to 34 वीक्स। सो द आंसर इज 33 वीक्स। 28 वीक्स पे तो हम IV फ्लूइड्स दे रहे हैं, 35 मोर देन 34 हो गया तो ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं, 30 वीक्स है तो 29 to 31 में हम ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक फीड्स दे रहे थे। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। So this is a very important topic. This is the most common emergency, life-threatening emergency, life-threatening, जानलेवा, life-threatening surgical emergency. सर्जरी की जरूरत पड़ती है जब ये लेटेस्ट स्टेज पे बच्चा प्रेजेंट करता है। सर्जिकल इमरजेंसी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेट का, ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज द मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी इन न्यूबॉर्न्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो वो है NEC, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हम बहुत बात कर चुके। हमने फीडिंग और इसे साथ में इसलिए रखा था ताकि हम हैंड टू हैंड ही रिस्क फैक्टर्स समझ जाएं। तो प्री टर्म्स, जो भी छोटे बच्चे होते हैं लेस देन 34 वीक्स, तो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट 90% ऑफ द किड्स आर लेस देन 34 वीक्स, बेबीज आर प्री टर्म्स 90% ऑफ द टाइम। सेकेंड क्या है, हमने फुल एंट्रल न्यूट्रिशन तुरंत स्टार्ट कर दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ फीड्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फीड्स, जो मैंने बोला था ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फीड स्टार्ट कर दी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड हमारा क्या है, आई ऑलवेज टोल्ड कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने काउज मिल्क अगर स्टार्ट किया है या फिर हमने डिफरेंट टॉप फीड्स, फॉर्मूला फीड स्टार्ट करी हैं, तो दे आर अ रिस्क फैक्टर। फोर्थ क्या है, अगर बच्चे को हिस्ट्री है बर्थ एस्फिक्सिया की, या रिसक्सिटेशन एफर्ट रिक्वायर हुए हैं, या बच्चा किसी भी तरह हाइपोवॉलीमिया या शॉक में गया था, तो रिक्वायर्ड रिसक्सिटेशन, और द चाइल्ड वॉज इन शॉक किसी भी कारणवश, तो उन बच्चों में कॉमन है। ठीक है। फिफ्थ, अगर अम्बलाइकल आर्टरी कैथेटराइजेशन करी है हमने बच्चे में किसी भी कारण से अम्बलाइकल आर्टरी कैथेटराइजेशन, तो उन बच्चों में इट इज अ रिस्क फैक्टर। तो ये हमारे कॉमन रिस्क फैक्टर हैं। प्रीटर्म बेबी है, टॉप फीड्स चल रही हैं, लार्ज अमाउंट में इंट्रोड्यूस कर दी हैं, काउज मिल्क फॉर्मूला फीड दे दी हैं, अम्बलाइकल कैथेटराइजेशन करी है, या बच्चे में रिसक्सिटेशन रिक्वायर्ड है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। कोई भी बच्चा है, किसी भी कारण से बच्चे को हाइपोवॉलीमिया हो रहा है, हाइपोवॉलीमिया यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है, तो ये किन किन केसेस में हो सकता है, या तो बच्चा शॉक में है, ठीक है, उसके कारण बच्चे का ब्लड हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है बच्चे को। दूसरा क्या हो सकता है, अगर किसी कारणवश बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है तो भी बच्चे को हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है। ठीक है। तो जब भी हाइपोवॉलीमिया होता है, जब भी बॉडी में फ्लूइड या ब्लड की कमी होती है, तो बॉडी का एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स। इसके बारे में आपने सुना होगा। डाइविंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि हमारी बॉडी चाहती है कि जो बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, उसे ब्लड सप्लाई मिलता जाए। जो लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लाइक हमारा GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो सबसे पहले ब्लड सप्लाई वहां पे कम होती है, तो इसे हम बोलते हैं मेसेंट्रिक इस्चीमिया। मेसेंट्रिक इस्चीमिया। तो कभी भी हाइपोवॉलीमिया हुआ किसी भी कारणवश, तो द चाइल्ड विल हैव अ डाइविंग रिफ्लेक्स एंड वुड लीड टू मेसेंट्रिक इस्चीमिया। मेसेंट्रिक इस्चीमिया से फर्दर इंटेस्टाइन्स में नेक्रोसिस हो जाता है, इंटेस्टिनल नेक्रोसिस। ठीक है, इंटेस्टिनल इफेक्ट हो जाती है इंटेस्टाइन बच्चे की।
डायरेक्ट इफेक्ट कैसे हो सकता है? अगर हमने काउज मिल्क दिया है या फीडिंग प्रॉपर नहीं दी है, लार्ज अमाउंट ऑफ फीड्स दी हैं, तो ये डायरेक्टली भी डैमेज कर सकती हैं, ईदर ड्यू टू हाइपोवॉलीमिया या लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क, काउज मिल्क, तो ये डायरेक्टली भी कॉज कर सकती हैं नेक्रोसिस. Then it would result in the further picture, and यहाँ पे जहाँ पे भी नेक्रोसिस होता है वहाँ बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन कॉमन हो जाता है. बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन, तो जब भी नेक्रोसिस हुआ तो बच्चे का वहाँ इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, क्योंकि सॉफ्ट है, सब मॉइस्चर मिल रहा है, तो बैक्टीरिया ने आकर भी अटैक कर दिया, तो फर्दर इट डैमेजेस. तो जब भी हाइपोवॉलीमिया हुआ, डाइविंग रिफ्लेक्स हुआ, मेजेंट्री में हमारी ब्लड सप्लाई कम हुई, इंटेस्टिनल नेक्रोसिस हो गया, बच्चा फीड्स नहीं पचा पाएगा, उल्टी होगी बच्चे को, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, तो ऑल दिस वुड रिजल्ट इन व्हाट वी कॉल एज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. अब इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल वी लर्न कि इसकी मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं. तो वील डायरेक्टली सी द टेबल्स फॉर द मेन क्लिनिकल फीचर्स. सो इस स्टेजिंग को हम बोलते हैं मॉडिफाइड बेल स्टेजिंग. इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉडिफाइड बेल स्टेजिंग इज यूज्ड फॉर स्टेजिंग नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. तो इसे हमने डिवाइड किया है 1, 2 एंड 3 स्टेज में, फर्दर ए बी. ठीक है, तो फर्स्ट 2 स्टेजेस में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है बच्चे को नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है. तो बच्चा क्या सिम्टम्स शो कर रहा है? हल्का सा टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी है, बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, फीड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मे बी एपनिया में जा रहा है, या हार्ट रेट कम हो रहा है, ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, सुस्त पड़ा है, तो नॉर्मल सिस्टमिक सिम्टम्स आएंगे इन्फेक्शन वाले. मेन एब्डोमिनल के क्या सिम्टम आएंगे? जब हम रेजिडुअल गैस्ट्रिक वॉल्यूम जब निकालते हैं मिल्क की हर फीड से पहले, जो हमने बात करी थी, दैट रेजिड्यू इज मोर देन 25%, या हल्का बच्चे को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, स्लाइट ब्लड आ रहा है स्टूल्स में, उल्टी आ रही है. तो जब तक स्लाइट ब्लड आता है, सिर्फ पॉजिटिव ब्लड आता है टेस्ट पे, तो उसे हम बोलते हैं 1A. जब ग्रॉस आने लग जाता है, व्हेन द स्टूल्स गेट ग्रॉसली ब्लडी, तो ग्रॉस ब्लड इन स्टूल्स, तो हमारी स्टेज आ जाती है स्टेज 1B. तो इधर हमारे अगर हम कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बच्चे का एक्सरे करेंगे, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा. तो ये अभी सस्पेक्टेड स्टेज है. तो साइड में हम इसकी ट्रीटमेंट भी लिखते जाते हैं. जब हमारी सस्पेक्टेड स्टेज है, कभी भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले NPO, नील पर ओरल, कुछ नहीं देंगे बच्चे को, मुंह के रास्ते से कुछ नहीं देंगे, टोटल IV फ्लूइड शुरू कर देंगे. यहाँ पे हम 3 to 5 days एंटीबायोटिक्स देंगे दोनों स्टेज में, एंटीबायोटिक्स, एंड वील वेट फॉर द ब्लड कल्चर रिपोर्ट. ठीक है, इन दोनों स्टेज में 3 to 5 days के एंटीबायोटिक्स देंगे और ब्लड कल्चर रिपोर्ट के लिए रुकेंगे. फर्दर बच्चा डिटीरियोरेट होता है, क्लिनिकल सिम्टम्स सेम रहते हैं, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी है, ब्रैडिकार्डिया है, लेथार्जी हो रही है बच्चे को, बट एब्डोमिनल सिम्टम्स में क्या होता है? ब्लडी स्टूल्स तो आ ही रहे हैं, साथ में एब्डोमेन और डिस्टेंड होना शुरू हो जाता है, एंड जब हम स्टेथ से रख के आवाज सुनते हैं तो बाउल मूवमेंट्स नहीं आती. तो 2A स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर है, क्लिनिकल मार्कर, एब्सेंस ऑफ बाउल स्टेज. बाउल साउंड्स एब्सेंट होती हैं इस स्टेज पे. एंड इसी स्टेज पे सबसे इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल साइन है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का, जिस पे क्वेश्चन आता है. इंटेस्टाइन डायलेट हो जाती है, इंटेस्टाइन की वॉल्स में हवा भर जाती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनालिस. न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनालिस. ठीक है, इसकी पिक्चर नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं. ऐसी पिक्चर क्वेश्चन में भी आई हुई है, आइडेंटिफाई दिस एज अ एक्सरे पिक्चर क्वेश्चन. सो दिस इज न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनालिस, इसे बोलते हैं न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनालिस. फर्दर 2B स्टेज पे जाएंगे और बच्चे का डिटीरियोरेशन होता है. तो फर्दर ये हम याद रखेंगे इस टर्म को, 2A स्टेज पे मिलती है. इस पे क्वेश्चन आया था कि किस स्टेज पे मिलती है. 2A स्टेज पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, दैट इज नोन एज ट्रायड ऑफ NEC. ट्रायड ऑफ NEC जब हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इस स्टेज पे, तो हमें 3 चीजें मिलेंगी. फर्स्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस.
ठीक है, बच्चा डिटेरियोरेट कर रहा है, एसिडोसिस में जा रहा है. फर्दर वील गेट हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो रहा है बच्चे का, लॉसेस हो रहे हैं बॉडी में. एंड थर्ड इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है, तो ये है ट्रायड. 3 चीजें लर्न कर ली, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोनेट्रीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. तो ये 3 चीजें हैं, ट्रायड बनाती हैं. क्वेश्चन आया था कि ट्रायड किस स्टेज पे मिलता है, तो आंसर वो स्टेज 2A. न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनालिस किस स्टेज पे मिलता है, हवा भर जाना इंटेस्टाइन की वॉल्स में, तो दैट इज ऑल्सो स्टेज 2A. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इस स्टेज के बाद हमारी आती है स्टेज 2B. फर्दर चाइल्ड इज डिटेरियोरेटिंग, मॉडेटरी इल हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और सब हो जाता है, वो हमने बता दिया. इसके बाद जब हमारी एब्डोमिनल साउंड्स एब्सेंट हो गई तो और फर्दर डिटेरियोरेशन पे बच्चे का पेट टाइट होने लगता है, पेट फूल जाता है, पेट टाइट होने लग जाता है, एब्डोमिनल वॉल का सेलुलाइटिस हो जाता है. सो टेंडरनेस प्लस एब्सेंट बॉवल साउंड्स तो थी विद एब्डोमिनल वॉल सेलुलाइटिस. इस स्टेज पे जब हम एक्सरे करेंगे बच्चे का, तो पहले तो सिर्फ हवा मिल रही थी इंटेस्टाइन में. नाउ द एयर वुड ऑल्सो बी फाउंड इन द पोर्टल वेन, तो इसे हम बोलते हैं न्यूमेटोसिस पोर्टालिस. इस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ बट आ सकता है. जैसे स्टेज 2A में मिलता है न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनालिस, ऐसे स्टेज 2B में मिलता है न्यूमेटोसिस पोर्टालिस. तो ये याद रखेंगे. अब इन दोनों स्टेज का ट्रीटमेंट क्या होता है, इन दोनों स्टेज पे फर्दर इस दोनों स्टेजेस पे पहले वाली में हम देते हैं एंटीबायोटिक्स. इधर हम एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर 7 to 10 days. फर्दर जब डिटेरियोरेट हो रहा है बच्चे का, न्यूमेटोसिस पोर्टालिस आ गया, क्लिनिकली डिटेरियोरेट हो रहा है, तो 14 डेज के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे. एनपीओ तो हमने हर जगह रखा हुआ ही है, प्लस मे बी सोडा बाइकार्ब इज रिक्वायर्ड. ठीक है, मे बी सोडा बाइकार्ब इज रिक्वायर्ड बिकॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था बच्चे को. फर्दर एडवांस स्टेज आती है, अभी बॉवल इंटैक्ट है, फटा नहीं है बॉवल, सर्जिकल इमरजेंसी नहीं आई है, बट क्लिनिकली बच्चे में डीआईसी हो गया है, एपनिया बहुत सीवियर हो चुका है, हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है. पेट में सारे साइंस आ गए हैं, पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, फूल गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, एंड द चाइल्ड हैज़ फर्दर डिटेरियोरेटेड. अपना सपोर्ट भी रिक्वायर हो सकता है यहाँ पे, डोपामीन डोप्यूटामीन का. एसाइटिस के डेफिनेटिव साइंस मिलेंगे अगर हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे. तो इस केस में भी वी गिव हियर वी एड मेट्रोजिल टू द एंटीबायोटिक्स. मेट्रोजिल ऐड कर देते हैं. फर्दर एंटीबायोटिक्स 14 to 21 डेज के लिए देते हैं. Once the stage 3B is reached, it is the advanced stage. यहाँ पे बच्चे का इंटेस्टाइन फट जाता है, बच्चे का इंटेस्टाइन फट जाता है. न्यूमोपेरिटोनियम, तो न्यूमोपेरिटोनियम कौन सी स्टेज पे मिलेगा, स्टेज 3B. न्यूमोपेरिटोनियम, इंटेस्टाइन फट गई, पूरे पेट में हवा भर गई. दिस इज दी सर्जिकल इमरजेंसी. यही स्टेज है जिसमें सर्जिकल इमरजेंसी होती है. ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ सर्जिकल इमरजेंसी, न्यूमोपेरिटोनियम. जब पूरे पेट में हवा हो जाती है, बच्चा लेटा हुआ है, तो धीरे धीरे वो हवा ऊपर चली जाती है. तो अगर हम इस बच्चे का एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हमें क्या फाइंडिंग मिलती है, एयर बीनीथ द डायफ्राम, एयर बिलो डायफ्राम. ठीक है, एयर बिलो डायफ्राम. दिस इज नोन एज न्यूमोपेरिटोनियम. पूरे पेट में हवा भर गई है, सर्जिकल इमरजेंसी हो गई है. तो दिस इज हाउ वी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट बेल स्टेजिंग में हमने इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स देखे, सिम्टम्स एंड साइन देखे एब्डोमेन के, एक्सरे में क्या क्या मिलेगा वो देखा, और कैसे इस चीज को ट्रीट करेंगे. तो क्वेश्चन आया है न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनालिस, दैट इज स्टेज 2A. क्वेश्चन आया है सर्जिकल इमरजेंसी, स्टेज 3B, कैसे डायग्नोज करेंगे, एयर अंडर द डायफ्राम. एंड क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड आया है न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनालिस के ऊपर. तो ये याद रखेंगे. तो इधर इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट याद कर लेते हैं, हाउ डू वी प्रिवेंट. प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है. कोई भी चीज़ जब हमें पता है
कि हम प्रीटर्म बेबीज़ को फीडिंग करेंगे तो NEC एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती है, तो प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो बहुत बार बच्चों को जब मदर्स प्रीटर्म डिलीवरी करने वाली होती हैं उन्हें एंटीनेटल स्टेरॉइड्स मिलते हैं। तो studies have shown that these antenatal steroids play an important role in the development of the GI tract. So these are important. Second, बहुत studies now probiotics का रोल बोल रही हैं। अगर प्रीटर्म बेबीज में जिनमें हम एंट्रल फीडिंग स्टार्ट करते हैं प्रोबायोटिक्स दे, तो studies have shown that they are also helpful in preventing NEC. Third, MEN मिनिमल एंट्रल फीडिंग, ये जो कि हम कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है धीरे धीरे फीड्स को इंट्रोड्यूस करना। तो इधर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द लेक्चर। आपको समझ में आया है फीडिंग कैसे कैसे स्टार्ट करनी है, NEC मॉडिफाइड बेल स्टेजिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।